नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में आज हम हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है वाक्यों संबंधी अशुद्धियां। तो देखिए, आप क्लास 8 में आ चुके हैं, आप बहुत अच्छे से लिख लेते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन जो हमारी हिंदी है, हिंदी एक ऐसी भाषा है जो बिल्कुल आपको आगे तक आपके काम आती है और आप इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। और लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां भी अपनी हिंदी भाषा में ही करते हैं। तो वही आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि हम वाक्यों संबंधी कौन कौन सी गलतियां करते हैं जो कि हमारे हैबिट में आ जाती है, हमारे आदत में आ जाती है और फिर जीवन भर वो हमारे साथ उसी तरह से चलती है। तो अपने वाक्यों संबंधी इन गलतियों को आज हम पहचानेंगे और उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका आज का सेशन है। रेडी हो जाइए आप सभी, कॉपी पेन पेंसिल लेकर हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, हमारा टॉपिक है वाक्य संबंधी अशुद्धियां। वाक्य संबंधी अशुद्धियां। वाक्य संबंधी अशुद्धियां। तो जो हमारा ये टॉपिक है वाक्य संबंधी अशुद्धियां, तो देखिए क्या होता है कि वाक्य में वाक्यों की जो अशुद्धियां होती हैं उसका प्रमुख कारण क्या होता है। देखिए, हमें हमें पता है कि हम हिंदी बहुत अच्छा बोल लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, ये हम समझते हैं, लेकिन कई बारी हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो ये अशुद्धियों का कारण क्या है। सबसे पहले हमें कारण जानना है कि आखिर अशुद्धियां आती क्यों है। क्यों हम बचपन से जब हम हिंदी पढ़ रहे हैं, बचपन से जब हम हिंदी सीख रहे हैं, बचपन से हम हिंदी लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी अशुद्धियां। आखिर ये अशुद्धियों का कारण क्या है। तो सबसे पहले हमें अशुद्धियों को जानने से पहले हमें सबसे पहले कारण जानना होगा। तो कारण है व्याकरणिक नियमों की सही जानकारी का अभाव। कारण क्या है। कारण है व्याकरणिक नियमों, यानी कि व्याकरण के नियमों, व्याकरण के नियमों की सही जानकारी का अभाव। हम पढ़ भी लेते हैं, हम समझ भी लेते हैं, हम लिख भी बहुत अच्छे से लेते हैं, लेकिन फिर भी गलतियां होती हैं। और वो गलतियां जो होती हैं उसका कारण है कि हमें व्याकरणिक नियम, जो व्याकरण में हिंदी के लिए नियम बने हैं। व्याकरण क्या है। आप अपनी हिंदी व्याकरण का सबसे पहला चैप्टर उठाएंगे। देखिए, आपने जब व्याकरण हमने पढ़ना शुरू किया है तो सबसे पहला चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम व्याकरण और भाषा के बारे में ही पढ़ते हैं। तो व्याकरण जो होता है वो हमें भाषा के नियम बताता है कि हमें किस तरह से भाषा का प्रयोग करना है, किस तरह से लिखना है, किस तरह से पढ़ना है। तो वही सारे व्याकरणिक नियम हमारी भाषा में लागू होते हैं। तो यही है कि आपको व्याकरणिक नियमों की सही जानकारी नहीं होती है। आप दूसरे को सुनकर आप पढ़ना सीख जाते हैं, आप दूसरे को देखकर लिखना सीख जाते हैं, आप समझना सीख जाते हैं, लेकिन कई जो नियम होते हैं उन्हें आप भूल जाते हैं, उन नियमों को आप नहीं सीख पाते और यही कारण है कि अशुद्धियां होती रहती हैं। अब देखिए, व्याकरणगत अशुद्धियों से बचने के लिए हमें कुछ नियमों पर ध्यान देना होता है, यानी कि जो व्याकरण से संबंधित कुछ नियम जो हैं उन पर हमें ध्यान देना होता है ताकि अशुद्धियां ना हो पाए, ताकि हम अशुद्धियों से बच जाएं। तो
आप क्लास 8th में हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं आप, लेकिन फिर भी कई बारी गलतियां हो जाती हैं, और वो क्यों होती हैं और वो नियम कौन से हैं, वो सारी चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला देखिए, पहले हम यहां पर लिख लेते हैं कि हमें कुछ नियमों पर ध्यान देना होता है। देखिए, अशुद्धियों से बचने के लिए कुछ नियमों पर ध्यान देना और वो कौन कौन से नियम हैं उन्हें हम आगे देखते हैं। सबसे पहला है यहां पर वचन और लिंग संबंधी अशुद्धियां। वचन और लिंग संबंधी अशुद्धियां। तो देखिए क्या होता है कि कई बार हम वचन यानी कि एक वचन और बहुवचन में कंफ्यूज हो जाते हैं, हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसी के कारण हमें हमारे वाक्यों में अशुद्धियां आ जाती हैं, हमारे वाक्यों में गड़बड़ी आ जाती है। जैसे शिवाजी बहुत वीर था। शिवाजी बहुत वीर था। ठीक है, आप कहेंगे कि आप शिवाजी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि केवल एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि शिवाजी बहुत वीर था। तो ये आपके लिए सही है, आपको लगता है कि शिवाजी बहुत वीर थे, वीर था, लेकिन ये आपका वाक्य है अशुद्ध। ये आपका वाक्य शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर आपने वचन संबंधी जो यहां पर आपने अशुद्धि देखी है, जो वचन संबंधी आपने गलती की है कि शिवाजी बहुत वीर था, लेकिन आपका सही वाक्य होगा शिवाजी बहुत वीर थे। शिवाजी बहुत वीर थे, और ये आपका जो वाक्य है ये आपका शुद्ध वाक्य है। ठीक है, इसी तरह से आपका दूसरा वाक्य हम एक यहां पर लेते हैं। हवा बहुत ठंडा है। हवा बहुत ठंडा है। तो ये आपका लिंग संबंधी यहां पर आपने अशुद्धि दिखाई है, लिंग संबंधी अशुद्धि हुई है कि हवा बहुत ठंडा है। ठंडा शब्द क्या है? आपका पुल्लिंग शब्द है, लेकिन हवा के लिए ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे हवा बहुत ठंडी है। क्या लिखेंगे? ठंडी है, और ये आपका वाक्य है शुद्ध। ठीक है, तो इस तरह से हम समझते हैं। तो ये हमने लिंग और वचन संबंधी जो अशुद्धियां हैं वो हमने यहां पर आपको बताई। पहले वाले में हमने लिंग वचन संबंधी कि शिवाजी बहुत वीर था, केवल शिवाजी एक व्यक्ति थे तो आपने लिख दिया कि शिवाजी बहुत वीर था, लेकिन आपको वाक्य के हिसाब से आपको यहां पर वचन लगाना है। तो आप शिवाजी कह रहे हैं, शिवाजी बहुत वीर थे।
ठीक है, तो ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। इसी तरह से हमने अगला कहा कि हवा बहुत ठंडा है, तो ठंडा नहीं, ये आपका जो वाक्य है इसमें आपने लिंग संबंधी अशुद्धि यहाँ पर की है, तो हवा बहुत ठंडी है। ठीक है, इस तरह से लिंग और वचन संबंधी अशुद्धियां हमने यहाँ पर पढ़ी। अब कुछ कारक संबंधी अशुद्धियां, कारक संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं उनको हम देख लेते हैं। और कारक किसे कहते हैं ये हमने पढ़ा है, कारक संबंधी अशुद्धियां। कारक क्या होते हैं, कौन बच्चा यहां पर बताएगा कारक क्या होते हैं, किसे कहते हैं कारक? देखिए, कारक वे शब्द होते हैं जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध आपस में जोड़ते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। और कारकों के बिना, ध्यान रखिएगा, कारकों के बिना आपका जो भी वाक्य होता है वो बिल्कुल निरर्थक हो जाता है, यानी कि आप उस वाक्य का सही सही अर्थ भी नहीं निकाल पाते हैं। समझना तो बहुत दूर की बात है, आप उस वाक्य का सही सही अर्थ भी नहीं निकाल पाते हैं। तो कारक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे वाक्यों में। आपने पढ़ा होगा कारकों के बारे में। तो कुछ अशुद्धियां कारक संबंधी यहां पर हम लिखेंगे। पहला है, बच्चा छत पर से गिर गया। बच्चा छत पर से गिर गया, किस तरह का वाक्य है ये? फटाफट बताइए किस तरह का वाक्य है ये? ये आपका अशुद्ध वाक्य है। किस तरह का वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है। अब ये आपका अशुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? बच्चा छत पर से गिर गया, और जो आप यहां पर शब्द देख रहे हैं से, ये आपका कारक है। क्या है? कारक है। तो कारक संबंधी अशुद्धियां हम यहां पर दिखा रहे हैं, तो इसको शुद्ध तरीके से हम यहां पर प्रयोग करेंगे। बच्चा छत से गिर गया, ये आपका शुद्ध वाक्य है। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेंगे हम इसका, कारक संबंधी वाक्यों का। पतंगे आकाश पर उड़ रही है। क्या ये सही वाक्य है? पढ़कर बताइए, क्या ये सही वाक्य है? किस तरह का वाक्य है ये? पतंगे आकाश पर उड़ रही है, तो क्या होगा सही वाक्य? ये क्या ये सही वाक्य है? ये आपका अशुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध क्या होगा? पतंगे आकाश पर उड़ रही है का शुद्ध वाक्य क्या होगा? पतंगे आकाश में उड़ रही है। पतंगे आकाश में उड़ रही है। ठीक है, तो ये आपका शुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कारक संबंधी अशुद्धियां। कारक संबंधी अशुद्धियां, तो कारक आपने देखा से, पर, में, के लिए, का, के, की, ना, ने, नी, ये आपके सारे कारक होते हैं। तो इनका प्रयोग भी आपको हिंदी में वाक्य प्रयोग के समय या वाक्य को बोलते समय या लिखते समय आपको इनका प्रयोग सोच समझकर करना होता है, विचार करके करना होता है कि कहां पर आपका सही शब्द प्रयोग होगा।
वरना आपका पूरा का पूरा जो वाक्य है वो अशुद्ध हो जाएगा। इसी तरह से सर्वनाम शब्द संबंधी अशुद्धियां, अगला हमारा पॉइंट है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। सर्वनाम क्या होता है? सभी को पता है बच्चों को सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा की परिभाषा आती है, सर्वनाम की परिभाषा आती है। तो क्या होते हैं सर्वनाम? हमने कहा सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। जब तक आपको संज्ञा नहीं पता होगा, आपको सर्वनाम नहीं पता होगा, आपको कारक नहीं पता होगा, आपको क्रिया नहीं पता होगा और आपको विशेषण नहीं पता होगा या क्रिया विशेषण या पद क्रम, तो ऐसी चीजें जब तक आपको नहीं पता होंगी आप कैसे अशुद्धियां निकाल पाएंगे, आप कैसे बता पाएंगे कि कौन सी अशुद्धि है इसके अंतर्गत। तो हमने कहा सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। सर्वनाम की परिभाषा आपको आनी चाहिए, सर्वनाम के आपको एग्जाम्पल्स आने चाहिए, सर्वनाम के आपको भेद आने चाहिए। तो हमने कहा सर्वनाम संबंधी, तो सर्वनाम सीधे सीधे की संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो अब आपको जहां पर ऐसे शब्द दिखाई देंगे तो आप उसी शब्द को करेक्ट करेंगे जो सर्वनाम होगा, क्योंकि हमने यहां पर कहा है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों में हमारा जो पहला पॉइंट है उसको हम लिखते हैं, मेरे को जल्दी जाना है। किस तरह का वाक्य है ये? क्या आपको सही वाक्य लग रहा है? शुद्ध है या अशुद्ध है? फटाफट बताइए, किस तरह का वाक्य है? ये आपका अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। उसके बाद हम इसको शुद्ध करेंगे। आप देख सकते हैं इसको, इसमें कहा मेरे को जल्दी जाना है, मेरे को जल्दी जाना है। तो क्या आपको सर्वनाम शब्द जो यहां पर प्रयोग किया गया है अपने लिए वो सही लग रहा है? क्या जो सर्वनाम शब्द यहां पर प्रयोग किया गया है ये सही है? जी नहीं। तभी हमने यहां पर कहा कि ये वाक्य हमारा अशुद्ध है, क्योंकि हम यहां पर सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों को ढूंढ रहे हैं। तो ये क्या होगा? मुझे जल्दी जाना है। तो ये आपका शुद्ध वाक्य। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेंगे हम सर्वनाम से संबंधित। वह लड़के को बुला लाओ। वह लड़के को बुला लाओ। क्या ये सही वाक्य है? क्या ये आपका शुद्ध वाक्य है? इसको आप शुद्ध वाक्य कह सकते हैं। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, केवल सर्वनाम शब्द को यहां पर देखेंगे तो सर्वनाम शब्द है वह, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, आप, तुम, वह, यह आदि। तो हमने कहा कि वह लड़के को बुला लाओ। क्या ये सही वाक्य है? ये आपका अशुद्ध वाक्य है। किस तरह का वाक्य है? अशुद्ध। शुद्ध कैसे करेंगे? उस लड़के को बुला लाओ। और ये है आपका शुद्ध वाक्य, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। हमने यहां पर कौन कौन सी अशुद्धियां अब तक पढ़ ली हैं? हमने यहां पर वचन और लिंग संबंधी, कारक संबंधी और सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों को अभी तक हमने पढ़ लिया है। आगे पढ़ेंगे क्रिया संबंधी अशुद्धियां। नंबर 4 है हमारा
क्रिया संबंधी अशुद्धियां। अब आप यहां पर जो शब्द देखेंगे, जो वाक्य देखेंगे, उसमें आप क्रिया संबंधी अशुद्धियां ढूंढेंगे जो क्रिया से जुड़ी हुई हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम यहां पर पहला वाक्य लेंगे। नेहा ने गीत गाई। नेहा ने गीत गाई। क्या ये सही है? नेहा ने गीत गाई, क्रिया संबंधी अशुद्धि। तो गीत और गाई, गाई आपका क्रिया शब्द है, लेकिन कैसा शब्द है? अशुद्ध। कैसे इसको शुद्ध करेंगे? नेहा ने गीत गाया। नेहा ने गीत गाया, और ये आपका शुद्ध वाक्य है। ये आपका किस तरह का वाक्य है? ये आपका शुद्ध वाक्य है। अगला है, एक और एग्जाम्पल हम लेंगे क्रिया संबंधी। सभी मिलकर स्कूल जाता है। क्रिया संबंधी अशुद्धियां, सभी मिलकर स्कूल जाता है। किस तरह का वाक्य है? आपका अशुद्ध वाक्य है। और शुद्ध किस तरह से किया जाएगा? जब क्रिया को ठीक किया जाएगा। तो सभी मिलकर, जाता है शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ होगा? एक वचन के लिए, लेकिन सभी, सभी शब्द यहां पर प्रयोग किया गया है। तो सभी के आधार पर ये क्या हो गया? ये आपका बहुवचन हो गया। सभी के अनुसार ये आपका बहुवचन हो गया। तो सभी मिलकर स्कूल जाता है आपका गलत शब्द है। इसके आधार पर यहां पर आपको बहुवचन ही लेकर आना है। तो सभी मिलकर स्कूल जाते, जाता है आपका एक वचन है, और जाते हैं आपका बहुवचन है। तो सभी के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्रिया संबंधी अशुद्धियां भी हमने यहां पर पढ़ ली। अगला हम यहां पर पढ़ेंगे विशेषण संबंधी जो आपकी अशुद्धियां हैं, वो विशेषण संबंधी अशुद्धियां। नंबर 5 है विशेषण। कई बार क्या होता है कि जब हम वाक्य में विशेषणों का प्रयोग कर रहे होते हैं, जब हम वाक्य में विशेषणों का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो हम कुछ अशुद्धियां कर जाते हैं। हम कुछ अशुद्धियां कर जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यानी कि कुछ और अर्थ जो निकलना चाहिए, कुछ और ही अर्थ उसका निकल जाता है। तो इसीलिए, क्योंकि विशेषण, वाक्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा गया है, तो हमने कहा विशेषण संबंधी अशुद्धियां। विशेषण संबंधी अशुद्धियां हमने यहां पर बताई। तो विशेषण संबंधी अशुद्धियों में हम एग्जाम्पल देते हैं, यहां पर उदाहरण देते हैं कौन कौन सी अशुद्धियां हैं। विख्यात लुटेरा पकड़ा गया। विशेषण संबंधी अशुद्धि आपने ढूंढनी है। तो देखिए, लुटेरा पकड़ा गया,
इसका विशेषण है विख्यात। लेकिन क्या यह सही है? विख्यात लुटेरा पकड़ा गया। विख्यात यानी कि जो जिसकी ख्याति हो, चारों तरफ जिसकी ख्याति हो, जिसके बारे में बातें हो चारों तरफ, तो विख्यात लुटेरा पकड़ा गया। क्या ये वाक्य सही है? क्या ये वाक्य शुद्ध है? कोशिश कीजिए, शुद्ध अशुद्ध में अंतर करने की कोशिश कीजिए। क्या ये वाक्य शुद्ध है? ये वाक्य आपका अशुद्ध है। ये वाक्य आपका अशुद्ध है, क्योंकि विशेषण संबंधी हम यहां पर शुद्धियां ढूंढ रहे हैं। तो विख्यात की जगह पर यहां पर आएगा कुविख्यात। देखिए, फेमस दो तरह से इंसान होता है, एक अच्छे काम करके और एक बुरे काम करके। लोगों में उसका नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम दो ही तरह से फैलता है, दो ही तरह से लोग उसको पहचानते हैं। या तो अच्छे अगर स्वभाव का होगा तो अच्छा, और अगर बुरे का होगा तो बुरा। तो यहां पर हमने कहा विख्यात। तो विख्यात यानी कि जिसकी ख्याति चारों तरफ हो, अच्छे के लिए विख्यात। और दूसरा कुविख्यात, जानते सभी हैं लेकिन किस तरह से जानते हैं? गलत कामों की वजह से जानते हैं। जैसे हमने कहा कुविख्यात लुटेरा पकड़ा गया। कुविख्यात लुटेरा पकड़ा गया। लोगों में ख्याति है, लेकिन कैसी है? बुरी। सब गलत तरह से उसको जानते हैं, गलत चीज के लिए जानते हैं कि हाँ ये तो एक लुटेरा है, इस कारण उसको जानते हैं। ठीक है, तो विख्यात और कुविख्यात। तो इस तरह की गलती आप दोबारा ना करें। ध्यान रखें कि कौन सा विशेषण शब्द वहां पर सूटेबल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक और एग्जाम्पल, मेरे पास अनेकों पुस्तकें हैं। किस तरह का वाक्य है ये? ध्यान पूर्वक देखिएगा। हमने कहा विशेषण संबंधी, मेरे पास अनेकों पुस्तकें हैं। किस तरह का वाक्य है? ये आपका अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि हम विशेषण संबंधी अशुद्धि ढूंढ रहे हैं। तो यहां पर विशेषण है अनेकों, लेकिन कैसा है? अशुद्ध रूप में यहां पर लिखा गया है। तो शुद्ध रूप क्या होगा? मेरे पास अनेक पुस्तकें हैं। ये आपका शुद्ध वाक्य है। एग्जाम में भी आते हैं आपके, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। जैसे हमने यहाँ पर विख्यात और कुविख्यात में अंतर आपको बताया, या मेरे पास अनेकों पुस्तकें हैं या अनेक पुस्तकें हैं, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। जो आपको एकदम सही लगता है, जैसे हमने कहा लुटेरा है तो गलत तरीके से फेमस है, इसीलिए उसको कहा गया है कुख्यात। ठीक है, दूसरा मेरे पास अनेकों, तो अनेकों नई शब्द कहीं पर भी प्रयोग होता है। अनेक यानी कि बहुत सारी अलग अलग पुस्तकें हैं। तो ये आपका शुद्ध वाक्य है। तो विशेषण संबंधी हमने अशुद्धियां यहां पर कर ली हैं। नेक्स्ट नंबर 6 में हम आते हैं, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। विशेषण सभी को पता है विशेषण क्या होते हैं। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। लेकिन क्रिया विशेषण क्या होते हैं ये भी आपने पढ़ा है। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां क्रिया की विशेषता। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं।
क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो कई बार हम क्रिया विशेषण शब्द लिखते वक्त भी, जब हम क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो उस समय पर भी हम कई गलतियां कर देते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए हमें सीखना है कि क्रिया विशेषण संबंधी गलतियों को हम किस प्रकार से सुधार सकते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, अचानक बस चल पड़ी। अचानक बस चल पड़ी। तो ये क्रिया विशेषण बस चल पड़ी, ये आपकी क्रिया है। अचानक शब्द जो है ये आपका क्रिया की विशेषता को बता रहा है। लेकिन क्या ये सही है? क्या इसका प्रयोग का स्थान सही है? क्या इसके प्रयोग करने की स्थिति सही है? दोबारा से पढ़िए, अचानक बस चल पड़ी अशुद्ध वाक्य है। किस तरह का वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है। क्या होगा आपका शुद्ध वाक्य? बस अचानक चल पड़ी। क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्रिया से पहले आपका लगेगा, तो ये आपका शुद्ध वाक्य है। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। एक और एग्जाम्पल हम यहां पर लेंगे। यहां कूड़ा नहीं फेंको। यहां कूड़ा नहीं फेंको। क्या सही वाक्य है? क्या सही वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है ये आपका। किस तरह का वाक्य है? अशुद्ध। क्योंकि नहीं फेंकने की बात की जा रही है, तो कैसे कहेंगे? यहां कूड़ा मत फेंको। यहां कूड़ा मत फेंको। तो इस तरह से आप देखेंगे ये हमारा शुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो अभी तक हमने यहां पर बहुत सारी जो अशुद्धियां हैं वो हमने पढ़ ली है। अगला हमारी अशुद्धि है पदक्रम संबंधी अशुद्धि। सबसे मेन हमारा आता है पदक्रम संबंधी अशुद्धि। जो पदक्रम से संबंधित होती है अशुद्धियां, कि आपने सही से शब्दों को क्रमवार नहीं लगाया है, तो उसे हम कहते हैं पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, तो पदक्रम संबंधी अशुद्धियां क्या है एक बार देख लेते हैं फटाफट। नंबर 1 पे है, तुम कर क्या रहे हो। किस तरह का वाक्य है? अशुद्ध। कैसे लिखेंगे? तुम क्या कर रहे हो। ये आपका शुद्ध। अगला है, देखिए पदक्रम संबंधी जो एक आपकी अशुद्धियां है ना, बहुत खतरनाक होती हैं। ये आपका कई बार आपके अर्थ का अनर्थ कर देती हैं, और जिसके लिए आपको ध्यान रखना होता है यूज करते वक्त, आपको प्रयोग करते वक्त इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। तो देखिए, एक हमने यहां पर वाक्य लिखा है, ओजस्व को काटकर सेब दे दो। तो किस तरह का वाक्य लग रहा है आपको? ये अशुद्ध।
शुद्ध वाक्य क्या होगा? ओजस्व को, केवल पदक्रम की यहां पर गड़बड़ है। देखिए कोई शब्द बाहर से नया नहीं आ रहा है, बस पदक्रम आपने सही करना है। ओजस्व को सेब काट कर दे दो, ठीक है, या सेब काट कर दो, क्योंकि हमने कहा कोई भी नया शब्द हम यहां पर नहीं लिखेंगे, केवल हम अपने पदक्रम को सही कर रहे हैं, तो ये हमारा शुद्ध वाक्य है। तो इस तरह से आपने यहां पर 7 से 8 तरह की अशुद्धियां अपने वाक्यों में आपने देख ली, और सभी को आपने देख लिया कि किस तरह से हम इन्हें शुद्ध कर सकते हैं, किस तरह से हम इन्हें ठीक कर सकते हैं। तो बच्चों, आज आपने देखा किस तरह से छोटी छोटी गलतियों से हमारा पूरा वाक्य जो है परिवर्तित हो जाता है, उसका अर्थ जो है परिवर्तित हो जाता है। तो आज के सेशन में हमने जो भी पढ़ा, आशा करती हूं कि आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन किया होगा और ध्यानपूर्वक समझा भी होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां हमें खड़ी कर देती हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।